चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। लेकिन इससे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भैया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर सीबीएसई का स्टडी मटेरियल पढ़ना है। तो देखो, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैं नोट्स दे रहा हूं इस वीडियो के साथ वो पढ़ने हैं, यानी कि जो मेरी ये स्लाइड्स हैं इनका एक पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। केवल वही पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी से भी कंटेंट लिया है और सीबीएसई स्टडी मटेरियल से भी कंटेंट लिया है। कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो ये जो नोट्स हैं वो सफिशियंट हैं आपके लिए, इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन वाला लिंक कभी कभी काम नहीं करता है, तो कमेंट वाला लिंक काम करेगा। कमेंट बॉक्स में जाओ, मैंने पिन किया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले टॉपिक जो हमारा आता है वो है करियर। करियर क्या है? हम अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए, सफल होने के लिए जिस लाइन ऑफ वर्क को चूज करते हैं उसे ही हम करियर बोलेंगे। ठीक है, करियर इज अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये जो हमारी मेन हेडिंग है वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको समझते हैं। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के, वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। समझते हैं इसको। पहला आता है वेज एम्प्लॉयड पीपल। वेज एम्प्लॉयड पीपल होते हैं आर पीपल हु वर्क फॉर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क। वो लोग जो किसी पर्सन के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उनको हम वेज एम्प्लॉयड पीपल बोलेंगे। और ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है इसी को हम वेज एम्प्लॉयमेंट बोल देंगे। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि आपके स्कूल टीचर है तो वो स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि पढ़ा रहे हैं, और उनको एट द एंड ऑफ द मंथ क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। फिक्स सैलरी है उनकी। ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम वेज एम्प्लॉयड। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आगे एक और एग्जांपल से समझाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कौन से होते हैं? दोज हु डू नॉट वर्क फॉर अ स्पेसिफिक एम्प्लॉयर। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो काम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, दे स्टार्ट बिजनेसेस टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ पीपल। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हो सकता है वो कोई बिजनेस कर लें जिससे कि लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएं। ठीक है, समझ में आया? एक चीज तो क्लियर हो गई कि वेज एम्प्लॉयमेंट किसी के लिए काम करता है, वेज एम्प्लॉयड जो पर्सन है वो किसी के लिए काम करेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड अपना खुद का काम करेगा, दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ कि वेज एम्प्लॉयड पर्सन को एक फिक्स सैलरी मिलेगी, इसकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड की। ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल से समझते हैं एक और। मान लो एक डॉक्टर है जो कि एक हॉस्पिटल के लिए काम करता है, तो उसको हम बोलेंगे वेज एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, क्योंकि उसको हॉस्पिटल से सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर उसी डॉक्टर ने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया, इफ द सेम डॉक्टर हैज देयर ओन क्लिनिक, ही और शी इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, तो उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे। इतना क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है ना? आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो हमारा चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, तो इसके लिए हमें एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। अरे क्यों नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है एंटरप्रेन्योर। मतलब एंटरप्रेन्योर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज और हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज, इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? बहुत ही सरल भाषा में समझिए। ऐसा बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेसमैन जो नए नए आइडियाज ट्राई कर रहा है अपने बिजनेस में, बार बार रिस्क ले रहा है जिससे कि उसका बिजनेस ग्रो करे, अच्छा बढ़े और मैक्सिमम प्रॉफिट वो कमा सके। समझ रहे हो इस चीज को? एक तो होता है नॉर्मल बिजनेस चलाना, जैसा चल रहा है चलने दो। एक होता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना और रिस्क लेना, नए नए आइडियाज ट्राई करना। तो वो जो बंदा है ना उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ो। अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज और हर बिजनेस बेटर। अपने बिजनेस को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है बार बार, बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज, इज एन एंटरप्रेन्योर। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक शिवम है एक रामू है। दोनों के पास प्लांट शॉप्स हैं। रामू दुकान पे बैठता है डेली। जब कस्टमर आता है तो वो क्या बेचता है? प्लांट बेच देता है। लेकिन शिवम क्या करता है? शिवम इधर उधर घूमता रहता है और कस्टमर्स को बुला बुला के अपनी दुकान पे लाता है। और वो प्लांट्स के साथ साथ सीड भी बेचता है, बीज भी बेचता है और फ्लावर्स भी बेचता है। ठीक है, तो शिवम क्या कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहा है अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। देखो, एक तो वो कस्टमर्स को बुला बुला के ला रहा है और वो प्लांट्स के साथ सीड और फ्लावर्स भी बेच रहा है। तो वो बिजनेस को ग्रो कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसने एक डिफरेंट आइडिया लगा दिया ना अपने बिजनेस में। ठीक है, इसलिए हम शिवम को एंटरप्रेन्योर बोलेंगे और रामू को सिंपल बिजनेसमैन बोलेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही एक टाइप है एंटरप्रेन्योरशिप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से एक एंटरप्रेन्योरशिप है। उसमें होता क्या है, वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस, बिजनेस रन कर रहा होता है बंदा, ये तो आपको पता ही है, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल, उसमें लोगों की जरूरतों को भी पूरा करता है। अरे वो कैसे करता है भैया, हम आगे क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो, पेशेंस के साथ वीडियो को देखते जाओ बस, ठीक है। लोगों की जरूरतों को पूरी करता है, उसके बाद एंड लुकिंग फॉर वेज टू मेक द बिजनेस बेटर टू मेक प्रॉफिट। ये तो मैं आपको पहले बता दिया है कि वो नए नए तरीके ढूंढता रहता है अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर कंबाइंस फैक्टर्स इन एन क्रिएटिव मैनर in order to generate value for customers and create wealth। एंटरप्रेन्योर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कंबाइन करता है, अलग अलग तरीकों को, अलग अलग फैक्टर्स को कंबाइन करता है एक क्रिएटिव मैनर में, और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट जनरेट करता है कस्टमर्स के लिए, और ऐसे कमाता है, ठीक है। ये जो लाइंस लिखी हुई है ना, ये डायरेक्ट एमसीक्यू बन के आएंगी आपके पास। यहां से एंटरप्रेन्योर को काट देंगे, छिपा देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बना देंगे और आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे, ठीक है। अब समझते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे एंटरप्रेन्योर्स के क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं। पहला है एक्सेंचुएट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को वो बढ़ावा देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, कंट्री का भी फायदा होता है, ठीक है। आगे बात करें, फोस्टर्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को इंकरेज करते हैं। अब भाई क्रिएटिव मैनर में ही तो फैक्टर्स को कंबाइन करता है एंटरप्रेन्योर, और क्रिएटिविटी की वजह से ही तो वो नए नए आइडियाज लगा पाता है अपने बिजनेस में, जिससे कि उसका बिजनेस और ग्रो हो सके। स्टिमुलेट इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, इनोवेशन और एफिशिएंसी को स्टिमुलेट करते हैं और बढ़ावा देते हैं। आगे बात करेंगे, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करते हैं। अब जॉब्स कैसे जनरेट किए उन्होंने, मान लो किसी ने कोई कंपनी खोली, तो उस कंपनी में उसको लेबर भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज भी चाहिए, तो ये सब चीजों की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल गई लोगों को, है ना। आगे बात करेंगे, सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया उन्होंने अच्छा सा, तो वो प्रोडक्ट जो है किसी काम आ गया जनता के लिए, भाई कुछ ना कुछ वो लोगों के लिए तो कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर जो है अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहा है और बेच रहा है, तो उसे सोसाइटी का कुछ ना कुछ भलाई तो हो रहा होगा, ठीक है। एनकरेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का वेलफेयर चाहते हैं, वो एनकरेज करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी आगे बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला आता है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी से संबंधित एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज, ठीक है। हमारे सिलेबस में 4 एक्टिविटीज दी हुई हैं, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मैं समझा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है समाज की सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे ध्यान देता है। फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स वाला, ठीक है, पीडब्ल्यू क्या कर रहा है, वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल कॉस्ट पे। जो बच्चे फीस की वजह से क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो आज क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे हैं लो कॉस्ट पे। तो उन्होंने एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको समझते हैं। तो social entrepreneurship can be understood as a creation of sustainable solutions for social problems that leads to social change by employing entrepreneurial mindset, processes and operations। वही है कि ये इसको हम बोल सकते हैं सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढना सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, जिससे कि सोशल चेंज आता है, यानी कि समाज में कुछ ना कुछ बदलाव आता है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट लगा के। आगे बढ़ेंगे। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में रिसर्च की जाती है, जिससे कि किसी प्रॉब्लम का कोर कॉज ढूंढा जाता है, स्पेसिफिक डेफिनेशन दी जाती है उस प्रॉब्लम की। उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है बाई सोशल एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स जो है उसको टैकल करते हैं प्रॉब्लम को, सच एज लो रीच ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। समझते हैं इसको। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज बीइंग प्राइमरीली related to marketing and production of inputs and products used in agricultural activities। क्लियर है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जो इनपुट्स और प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं उनका मार्केटिंग और प्रोडक्शन इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। फार्मर्स हैव बेनिफिटेड द मोस्ट विद द राइज इन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप एज इट हैज लेड टू लो कॉस्ट इनोवेशंस इन फार्मिंग प्रोसेसेस। तो कम कीमत पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं फार्मर्स के लिए, जिससे कि फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वो एंटरप्राइज जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कर रही होती हैं उसी को हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। रेफर टू द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी लेड बाय वुमेन, जिसको वुमेन के द्वारा लीड किया जा रहा है। वेयर वुमेन अंडरटेक रिस्क लेती हैं, एंटरप्राइज क्रिएट करती हैं, फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, इनोवेशन करती हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती हैं। वही चीजें हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं,
कि रिस्क लेना, फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करना और इनोवेशन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यही सब चीजें वुमेन कर रही हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डेफिनेशन दी है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। क्या दी है? एन एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय अ वुमन हैविंग अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51% ऑफ द कैपिटल, यानी कि कम से कम 51% हिस्से की मालिक होनी चाहिए वुमेन। ठीक है, महिला के द्वारा ओन किया जाना चाहिए कम से कम 51% ऑफ द कंपनी। ठीक है, और गिविंग एटलीस्ट 51% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द एंटरप्राइज टू वुमेन, और जो एंटरप्राइज है उसकी 51% एम्प्लॉयमेंट जो है वुमेन को मिलनी चाहिए, यानी कि 51% जो एम्प्लॉयज हैं, जो फैक्ट्री में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कम से कम 51% वुमेन होनी चाहिए। वो समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो छोटे स्केल पे होती है, स्मॉल स्केल पे, स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शन आर डन एट स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल। ठीक है, दीज बिजनेसेस सर्व एज द बैकबोन ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये जो है बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज की बैकबोन की तरह काम करते हैं। आगे बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। कुछ क्वालिटीज होती हैं, इनको पहले हम वन बाई वन ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, फिर हम डीप में भी पढ़ेंगे इनको। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने आप में विश्वास करते हैं, अपनी एबिलिटीज में विश्वास करते हैं। उसके बाद वो नए नए आइडियाज ट्राई करते रहते हैं अपने बिजनेस में। वो पेशेंट होते हैं, धैर्य से काम लेते हैं। उसके बाद क्रिएटिव होते हैं और डिफरेंटली सोचते हैं अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शंस की, जिम्मेदारियां लेते हैं। अब पहले सोचते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। वर्क हार्ड करते हैं, गिव अप नहीं करते जब उनको डिफिकल्टी फेस होती है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स थे। अब क्वालिटीज को हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। पहला है हार्ड वर्क। तो विदाउट वर्किंग हार्ड नो एंटरप्रेन्योर कैन बी सक्सेसफुल। सभी को पता है तो भाई, बिना हार्ड वर्क किए कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ऑन एन एवरेज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर फाउंड टू वर्किंग एनीवेयर बिटवीन 60 to 90 आवर्स पर वीक। एक हफ्ते में 60 से 90 घंटे काम करते हुए देखे गए हैं एंटरप्रेन्योर्स। और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर ट्राई करते हैं वो, यानी कि बहुत सारी चीजें वो ट्राई करते रहते हैं जिससे कि वो अपने कार्य में उनको लगा सके, और जब तक उनको सफलता नहीं मिलती वो नए नए आइडियाज ट्राई करते ही रहते हैं। अगला आता है ऑप्टिमिज्म, यानी कि किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिवली सोचना। तो पॉजिटिविटी और बिलीफ जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को ये अब उनकी जर्नी में सफलता के रास्ते पे ले जाता है। एंटरप्रेन्योर शुड गेट थिंक नेगेटिवली, शुड नॉट थिंक आएगा, है ना, शुड नॉट थिंक नेगेटिवली और बी अफ्रेड ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। एंटरप्रेन्योर्स को कभी भी नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए एडवर्स सिचुएशन से। ठीक है, फॉर एन एंटरप्रेन्योर पार्ट ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज अबाउट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड फेलियर्स एंड फाइंडिंग अल्टरनेटिव वेज टू फाइंड थिंग्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब है कि अपनी गलतियों से वो सीखे और दूसरे तरीके ढूंढे अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए। आगे बात करेंगे, अगली क्वालिटी हमारी आती है इंडिपेंडेंस, यानी कि वो आजादी से काम करे, किसी पे दूसरे पे डिपेंड ना हो, किसी दूसरे के नीचे काम नहीं करे। तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं और फ्रीडम से काम करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं। वो खुद के मास्टर होते हैं, किसी के नीचे काम नहीं करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लाइक द इंडिपेंडेंस टू ड्राइव अ बिजनेस ऑन देयर ओन। उनको पसंद है कि वो इंडिपेंडेंस से अपने बिजनेस को अपने बलबूते पे आगे बढ़ा ले। एनर्जेटिक, उनमें एनर्जी होती है, ऑलवेज हाई इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स विच मेक्स देम एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव। दे आर कंटिन्यूअसली टेकिंग एक्शंस टू टाइम मल्टीपल अप्रोचेस एंड एग्जीक्यूट। वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, वो बार बार डिफरेंट डिफरेंट रिस्क लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस लेते हैं और मल्टीपल अप्रोचेस ट्राई करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट, बिलीफ इन वंस ओन विजन एंड एबिलिटीज एंड पैशन फॉर द गोल मेक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फिडेंट, यानी कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पे विश्वास होता है, अपने खुद पे वो कॉन्फिडेंस रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि जो हमारा विजन है और जो हमारी एबिलिटीज हैं वो हमारे गोल को सक्सेसफुल बना देंगे। ठीक है, और अपने पैशन को ट्रांसफर करते हैं अपने इन्वेस्टर्स पे, एम्प्लॉइज पे और कस्टमर्स पे, जिससे कि उनका आइडिया अच्छे से अच्छे ग्रो करे और उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। आगे बात करेंगे परसिवरेंट। वो परसिवरेंट होते हैं, मतलब फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं और फिर से आगे बढ़ जाते हैं, गलतियों से सीखते हैं, गिव अप नहीं करते और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, एक्सेप्ट करते हैं फेलियर को, मिस्टेक से सीखते हैं, गिव अप नहीं करते। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि राजेश मारवाहा एंड जेएस मेहंदीपुर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, जिसमें उन्होंने फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को क्लासिफाई किया है। याद रखना ये चीज, अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझेंगे एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उसके बाद समझेंगे मैनेजरियल फंक्शंस, उसके बाद प्रमोशनल फंक्शंस, फिर कॉमर्शियल फंक्शंस। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमें समझने हैं।
पहला टाइप है एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस। इसके अंदर पहला फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। समझते हैं जल्दी से। देखो इसमें क्या करते हैं, वो डिफरेंट फैक्टर्स को ब्रिंग करते हैं और एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, जिससे कि कम से कम कॉस्ट लगे प्रोडक्शन में और कम से कम लॉस हो। सभी डिसीजंस को एंटरप्रेन्योर खुद लेता है और वो बिल्ड करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग स्टेप्स लेके, एम्प्लॉयज को हायर करके और फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करके और फाइनेंस सोर्स करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। आगे बढ़ेंगे, रिस्क टेकिंग। बिना रिस्क लिए तो बिजनेस नहीं चलने वाला है उसका। ठीक है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और प्लानिंग करता है, किसी भी लॉस और मिसहैप ना हो जाए उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में पहले ही सोच के चलता है। ठीक है, उसके बाद कॉमन रिस्क जो होते हैं किस किस में लेता है वो, इन्वेस्टमेंट में, हायरिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज में, कैसा एम्प्लॉय निकलेगा, बेकार तो नहीं होगा। ठीक है, वेंडर्स के साथ काम करने में। एन एंटरप्रेन्योर प्लेज अ फंक्शन ऑफ डेवलपिंग अ सर्टेन रिस्क टेकिंग एपेटाइट एंड टेकिंग कैलकुलेटिव रिस्क टू रिड्यूस एडवर्स कंसिक्वेंसेस। तो फ्यूचर में कुछ गलत रिजल्ट ना लेकर आए उसके रिस्क का, तो उस चीज की वो प्लानिंग को पहले से ही करके चलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि नए नए आइडियाज ट्राई करना, नए नए कंसेप्ट लेके आना, नई नई चीजें सोचना अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। तो न्यू कंसेप्ट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, डिजाइन, आइडियाज वो सोचता है, कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं हमेशा, जिससे कि का भला हो कुछ ना कुछ। आज की वर्ल्ड में न्यू बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव एंड सस्टेन विदाउट इनोवेटिंग एट सम मैनर। तो किसी ना किसी तरीके से ही इनोवेट करना होता है, उसके बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज के लिए हमको इनोवेशन करना ही पड़ेगा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रमोशनल फंक्शंस में समझते हैं। सबसे पहले आता है आइडिया डिस्कवरी। तो बिना आइडिया डिस्कवर किए हुए बिजनेस नहीं चल सकता है। तो पहली स्टेप होती है बिजनेस में कि वो आइडिया सोचे कि मुझे किस चीज का बिजनेस करना है, क्या प्रोडक्ट मुझे बनाना है। ठीक है, तो बिजनेस आइडिया के साथ वो आता है और तरीके ढूंढता है उसको इम्प्लीमेंट करने के। अपॉर्चुनिटीज देखता है वो टाइप ऑफ बिजनेस के लिए और तरीके ढूंढता है जिससे वो अपने बिजनेस को कॉमर्शियलाइज कर सके। एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रोसेस जो होता है आइडिया डिस्कवरी का, उसमें वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही कुछ ना कुछ आइडिया सोचते हैं कि मैं नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाऊं। फिर उसके बाद मार्केट ढूंढूं जिसमें लोग मुझसे सामान खरीदें और प्रॉफिट पोटेंशियल वो कैलकुलेट करता है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन, अपने प्रोडक्ट के बारे में वो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करता है कि लोग इसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, इससे ऐसा ना हो कि मेरा बिजनेस और बेकार हो जाए। ठीक है, तो जो भी आइडिया लेके आते हैं ये इजी प्रोसेस नहीं है, चैलेंज भी होता है कि आइडिया में पोटेंशियल है कि नहीं है, एक बिजनेस मेरा अच्छे से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इसलिए रिसर्च की जाती है, बहुत सारी कंपनी से वो रिसर्च करवाते भी हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कंपनी है इप्सोस, IPSOS। तो ये कंपनी रिसर्च करके देती है कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सब चीजें भी होती हैं। इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और आइडिया को जो है अलग अलग फैक्टर्स में कंसीडर करते हैं और समझते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है भी कि नहीं है जिसको हम बना रहे हैं। आगे बात करेंगे असेंबलिंग दी रिक्वायरमेंट्स। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स उनके बिजनेस में है सभी को वो असेंबल करते हैं, जैसे कि ऑफिस स्पेस, ह्यूमन रिसोर्स, की वेंडर्स, पार्टनर्स, वर्किंग कैपिटल, इन सब चीज़ों को वो इकट्ठा करते हैं। और क्या करते हैं, वो फैक्ट्री की साइट को देखते हैं, सोर्सिंग प्लांट देखते हैं, मशीनरी, हायरिंग स्टाफ, फाइंडिंग दी राइट सप्लायर्स। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी वो मैनेज करते हैं। किसी भी टाइप का बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योर जो है अपनी पूरी चीजें लगाता है, पूरी मेहनत करता है और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोचेस वो ट्राई करता रहता है। ठीक, तो जब वो फंक्शन हो जाता है तो प्रोजेक्ट को वो स्टार्ट कर देता है स्मूथली। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स बिजनेस के लिए सभी को इकट्ठा करने के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट कर ही देता है। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग यानी कि कैपिटल रेज करना, यानी कि इन्वेस्टर्स को लेके आना। ठीक है, रेजिंग कैपिटल फॉर अ बिजनेस इज वन ऑफ द कोर फंक्शंस दैट एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म देमसेल्व्स, नॉट जस्ट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस बट इवन टू ग्रो एंड स्केल द बिजनेस। जरूरी नहीं है कि फाइनेंसिंग तभी मिले जब वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा ग्रो करने के बाद और ज्यादा जब ग्रो कराना होता है तो उसे पैसों की जरूरत होती है, उसके लिए वो इन्वेस्टर्स को ढूंढता है और फाइनेंसिंग लेता है, या फिर लोन वगैरह भी वो ले सकता है ना। फर्स्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंसेस आर एस्टिमेटेड। पहले वो देखता है कितना पैसा मुझे चाहिए। नेक्स्ट द सोर्सेज फ्रॉम विच कैपिटल विल कम आर डिटरमाइंड। दिस इंक्लूड्स कैलकुलेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड कंसिडरिंग द डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो वो ये कुछ कॉमर्शियल टर्म्स दी हुई हैं, डेट इक्विटी रेशियो वगैरह, इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करनी है। तो वो कैलकुलेट करता है कि मुझे कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, ये सब चीजें। आगे बढ़ेंगे,
अब आता है हमारा मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स के कुछ फंक्शंस होते हैं जिनमें वो अपने बिजनेस को कैसे कैसे मैनेज करते हैं, वो सब हमें समझना है। अब पहला आता है प्लानिंग, वो कैसे कैसे चीजों को प्लान करते हैं। तो बिजनेस आइडिया जो उनके पास होता है वो बिजनेस प्लान के फॉर्म में होता है, जिससे वो हर एक एलिमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, ठीक है। फिर कैसे उसे ऑपरेट करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ग्रोथ प्लान, इन सब चीजों के बारे में वो समझते हैं। और बिजनेस प्लान सर्व्स एज अ गाइड टू डिटरमाइन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कैसे कैसे उसे एक्शन लेना है, कब क्या करना है, इन चीजों के बारे में वो बिजनेस प्लान तैयार करता है, ठीक है। इससे वो समझता है कि कैसे क्या, कब, कैसे और किसे कैसे कराना है, ठीक है, हर एक टास्क के बारे में। अब बताए ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इन द मैनेजरियल कंटेक्स्ट रेफर्स टू setting specific and attainable goals and objectives to be achieved by different departments and by each employee। मतलब वो ऑर्गेनाइज करता है किस एम्प्लॉय को कौन सा काम कब तक अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। इट इज अबाउट अरेंजिंग, डायरेक्टिंग, गाइडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द की बिजनेस एक्टिविटीज। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अरेंज करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है एम्प्लॉयज को, कोऑर्डिनेट कराता है, कंट्रोल करता है। ये सब जो है उसकी बिजनेस एक्टिविटीज के मेन मेन पॉइंट्स है। ये ऑर्गेनाइजिंग वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑर्गेनाइजिंग वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे मैनेजरियल फंक्शंस में। अगला आता है डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग इज अबाउट इनिशिएटिंग प्लान्ड एक्शन एंड एंश्योरिंग दैट ईच एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग इफेक्टिवली। तो डायरेक्टिंग में वो देखता है कि जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको स्टार्ट कैसे करना है। उसके बाद वो इंश्योर करता है कि हर एक एम्प्लॉय, हर एक जो बंदा उसकी फैक्ट्री में, उसकी कंपनी में काम कर रहा है, वो इफेक्टिवली काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, जो काम उसको दिया गया है वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस चेक की जाती है, रिव्यू दिए जाते हैं और टास्क को ऑर्गेनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी प्लान। स्टाफिंग क्या होता है, डिफरेंट सब प्रोसेसेस अराउंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सच एज मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, सैलरी, प्रमोशन, पेरोल, अप्रेजल एक्सेट्रा। स्टाफिंग में क्या आता है कि किस बंदे को कितनी सैलरी देनी है, हायरिंग करनी है एम्प्लॉयज की, ये सब चीजें स्टाफिंग में आती हैं, यानी कि कुल मिला के बिजनेस कंपनी का स्टाफ। ऑब्जेक्टिव स्टाफिंग का क्या होता है, टू फिल अप पर्टिकुलर पोजीशन विद राइट एम्प्लॉय एट द राइट टाइम, यानी कि सही बंदे को सही पोजीशन में बिठाओ कंपनी में सही समय पर। आगे बढ़ेंगे लीडरशिप। एंटरप्रेन्योर की एक क्वालिटी होती है लीडरशिप, जिसमें वो लीड करता है, गाइड करता है, सुपरवाइज करता है लोगों को जो कि उसके बिजनेस में काम कर रहे हैं। लीडर के रूप में एंटरप्रेन्योर गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है टू द वर्क ऑफ अदर्स एंड अटेन स्पेसिफिक गोल्स। एंड एंटरप्रेन्योर एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर म्यूचुअल बेनिफिट सेटिस्फेक्शन। यानी कि वो किसी बंदे और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके उसे और सेटिस्फेक्शन मिल सके कस्टमर्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी मैनेजरियल ही चल रहा है, इसमें कम्युनिकेशन, यानी कि वो कैसे, उसका बातचीत का तरीका है ना, वो कैसे अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है और उनकी भावनाओं को समझ रहा है, अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझ रहा है, ये सब चीजें, ठीक है। कम्युनिकेशन एनेबल्स एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस, information and knowledge between two or more person. Entrepreneur has to communicate every single day. हर डेली उसे कम्युनिकेट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, रेस्पॉन्डिंग, ड्राफ्टिंग ईमेल्स, वर्बल इंस्ट्रक्शंस, डिस्कशन एक्सेट्रा। एवरेज हम देखें तो 75 से 90% उनका काम जो है कम्युनिकेशन के द्वारा ही किया जाता है एंटरप्रेन्योर्स का। अब सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन यानी कि जो कार्य हो रहा है उसके बिजनेस में उसकी देख रेख करना, एम्प्लॉयज ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और उनको गाइड करना, और ठीक है। तो ये की स्किल है जिसमें वो देखता है चीजें ठीक से एग्जीक्यूट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। एंटरप्रेन्योर माइट डेलीगेट टास्क एंड गिव इंस्ट्रक्शंस बट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट दीज इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट वेल। तो वो गाइड तो कर देता है, इंस्ट्रक्शंस तो दे देता है, लेकिन ये भी तो देखना जरूरी है कि जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल सम टास्क एंटरप्रेन्योर्स सुपरवाइज आर ट्रैकिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो है उसकी कंपनी में ठीक से यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। करेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स वेयर दे गो रॉन्ग, जहां जहां उसके एम्प्लॉयज गलत काम कर रहे हैं उनको बताना कि ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना है। गेटिंग द रिक्वायर्ड वर्क डन एज डायरेक्टेड, जैसे कि डायरेक्शंस दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग काम को करवाना। एंश्योरिंग ऑल फंक्शंस ऑफ द बिजनेस आर रनिंग स्मूथली एक्सेट्रा। ये सब चीजें वो दिखता है कि जो हमारा बिजनेस है उसके सभी के सभी फंक्शंस स्मूथली कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। तो अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। Along with guiding employees, an entrepreneur also plays a role of motivating them and encouraging positive behavior and culture within the organization. तो वो जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है पॉजिटिवली, है ना, जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में घुल मिल सकें और
और भी ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सके। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज इज अबाउट क्रिएटिंग एन अर्ज इन देम टू एग्जिबिट अ डिजायर्ड बिहेवियर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक इच्छा आ जाती है कि मुझे अपने कंपनी के लिए, बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करना है। उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है इस चीज के लिए। Employees with high motivation automatically do other things along with it to perform successfully, such as being productive, flexible, competitive, comprehensive, efficient, etc. यानी कि वो सिर्फ ये मान के नहीं चलते कि मेरी जॉब है मुझे करना है, वो कंपनी के लिए कार्य करते हैं, कॉम्पिटिटिव होकर काम करते हैं कि फलानी कंपनी से अच्छा हमें इस बार करके दिखाना है और अच्छा प्रोडक्ट बना के बेचना है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस हेल्प टू इंश्योर दैट वर्क हैपेंस इन टाइमली मैनर। तो दो डिपार्टमेंट से मान लो, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, एक लेबर वाला डिपार्टमेंट है, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे कि स्मूथली बिजनेस में काम हो सके और टाइम से हो सके। एक्टिविटीज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज मस्ट बी channelized towards goal achievement. An entrepreneur has to set certain targets, measures, goals, etc. तो एंटरप्रेन्योर को टारगेट और गोल सेट करने चाहिए विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू एंश्योर ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग एंड वर्किंग इफेक्टिवली इंटरनली एज वेल। यानी कि अपने ही बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है इंटरनली अच्छे से कार्य कर रहे हो। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। ठीक है। अब बोलोगे भैया बहुत सारे हैं यार, ये तो कोई बात नहीं, नाम से ही आपको डेफिनेशन याद आ जाएगी, बहुत ही ईजी है, खुद से बना के लिख के आ सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू आएगा, वो आप कर लोगे अपना, मुझे इतना भरोसा है, इतना तो मैंने आपको करा दिया है। दूसरी बात, आप बोलोगे भैया कि फलाने ने तो 15 मिनट में करा दिया था इस चैप्टर का वन शॉट, आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हो। अब उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ही बोलूंगा कि मैं वो हर एक पॉइंट कवर करा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक एक पॉइंट कवर कराया जा रहा है। ठीक है। समटाइम्स कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर द एंटरप्रेन्योर टू सेट कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज। तो कंट्रोलिंग जरूरी है हमारी कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज को सेट करने के लिए। कंट्रोलिंग फंक्शन helps the entrepreneur to set performance standards, measure and compare productivity and performance, identify variations, take corrective action. कंट्रोल करने से बिजनेस को वो देख लेता है कि भाई हमें जो है कैसे कैसे और ज्यादा प्रोडक्टिव होना है, हमारे जो एक्शन है उनमें कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, उन चीजों को करेक्ट करना साथ के साथ, ये सब चीजें कंट्रोलिंग के अंदर आती हैं। नेगोशिएशन, एंटरप्रेन्योर नेगोशिएट करता है टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने बिजनेस में, और जैसे कि पेमेंट टर्म्स एंड टाइमलाइंस, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, वेंडर कोटेशंस एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। बस यही लास्ट है और कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन है। इसके बाद अगली हेडिंग आ जाएगी। इसमें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस पहला है, यानी कि प्रोडक्शन करना और उसे ऑपरेट करना अपने आइडियाज को। डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ सर्विस बिजनेस और अ प्रोडक्ट बिजनेस। एंड सर्विस बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है, सर्विसेज, जिसमें सर्विसेज दी जाती है। जैसे कि ऐसा बिजनेस जिसमें, जैसे टीचिंग है तो बिजनेस ही, लेकिन सर्विस दी जा रही है उसमें। प्रोडक्ट बिजनेस जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो एंटरप्रेन्योर को परफॉर्म करना होता है फंक्शन ऑफ मैनेजिंग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस। प्रोडक्शन और ऑपरेशन को वो मैनेज करता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूड सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, चेकिंग फंक्शन ऑफ मशीनरी, यूटिलाइजिंग मैक्सिमम कैपेसिटी, मीटिंग ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। तो वो देखता है कि रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं टाइम से, उनका सोर्स है कि नहीं है, और फंक्शंस देखता है जो मशीनरी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और मैक्सिमाइज हो रही है कि नहीं हो रही, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये सब चीज़ों को वो मैनेज करता है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, फाइनेंस इज मोर फोकस्ड ऑन रेजिंग फंड्स एंड मैनेजिंग देम। अकाउंटिंग हेल्प्स टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और फाइनेंस में हम देखते हैं कि फंड्स रेज किए जाते हैं इन्वेस्टर्स से, उसके बारे में। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू प्रिपेयर एंड एनालाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इनकम शीट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। अब ये कुछ फिर से कॉमर्स वाली टर्म्स आ गई हैं जिनके बारे में आपको नहीं पढ़ना डिटेल में, ना याद रख लो बस। आगे बढ़ेंगे। कॉमर्शियल फंक्शन में अगला आता है हमारा मार्केटिंग, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है। उसको कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि भाई फलाना प्रोडक्ट अच्छा है, एडवर्टाइजिंग कैसे कर रहा है, प्रमोशन कैसे कर रहा है उसका। तो अबाउट मूविंग द प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर इनटू द हैंड्स ऑफ द एंड कस्टमर और द यूजर, इट इन्वॉल्व्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है। एंटरप्रेन्योर फंक्शन को, इस पर फंक्शन को परफॉर्म करता है, मार्केटिंग को, जिससे कि जो लोग हैं वो अवेयर हो जाए उसके बिजनेस के बारे में, उनको पता चले कि ये जो प्रोडक्ट है अच्छा है, और इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, और ये मार्केटिंग वाला भी इंपॉर्टेंट था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM, इसमें होता है रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है। तो
एम्प्लॉयज़ को हायर करना और उनको सेलेक्ट करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। और आपको पता है कि कोई भी बिजनेस बिना लोगों के नहीं चल पाएगा, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। पहला रोल आता है इनोवेटर्स रोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो इनोवेट करते हैं, ब्रिंग करते हैं यूनिक और न्यू प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट के अंदर। और ये जो है ज्यादातर केसेस में वो इम्प्रूव्ड वर्जन लाते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के, यानी कि वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में चल रहा है, कोशिश करेंगे कि उससे कुछ अच्छा बनाए जिससे कि हमारा भी भला हो और जनता का भी भला हो। ठीक है, और सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। जो सर्विस बिजनेस है वो सर्विस अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, जो प्रोडक्ट बिजनेस है वो प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। इनोवेशन फ्यूल्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्प्स टू बूस्ट ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो वो हेल्प करता है बूस्ट करने में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस को, और इकोनॉमिक ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। आगे बात करेंगे एजेंट्स रोल। अगला क्या है, एजेंट रोल। एंटरप्रेन्योर्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ चेंज, यानी कि बदलाव के कारण के रूप में काम करते हैं। वो एंटरप्रेन्योर्स जो है बदलाव लाने में हेल्प करते हैं। एज दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ऑफर इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, एस्टेब्लिश एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करते हैं, सेटअप इंडस्ट्रीज एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज फॉर द इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज ही लेके आते हैं। आगे कोऑर्डिनेटिंग रोल। इसमें वो कोऑर्डिनेट करता है चीजों के साथ, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डेडिकेटेड टास्क, स्मूथ फंक्शनिंग अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस डिपार्टमेंट्स, टाइमली डिलीवरी ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेशन वाली जो उसकी क्वालिटी थी, वो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं पहले ही। उसके बाद रिसोर्सेज को कंबाइन करता है ऑप्टिमल लेवल पे और बेस्ट पॉसिबल मैनर में। एंटरप्रेन्योर इवन मेक्स यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। तो जो रिसोर्सेज बहुत लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उनका भी यूज करे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो बना देता है, जैसे कि हेल्प होती है सोसाइटी की। नेक्स्ट है रिस्क एजम्पशन रोल, यानी कि वो उनको पता होता है कि भाई रिस्क तो होना ही होना है, बिजनेस करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप आर नॉन रिस्क एवर्सिव एंड दे रियलाइज दैट टेकिंग रिस्क इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। को पता है कि बिजनेस का पार्ट है रिस्क लेना। फ्रूट ऑफ बियरिंग रिस्क कैन बी प्रॉफिट विच लीड्स टू वेल्थ जनरेशन फॉर ओवरऑल इकोनॉमी। तो फिर क्या होता है कि वो रिस्क लेते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉफिट वो कमा ले जाते हैं, जिससे कि वेल्थ जनरेशन में काफी हेल्प होती है और इकोनॉमी में हेल्प करता है वो। कैपिटल फॉर्मेशन रोल होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ एडल्ट सेविंग्स टेक प्लेस व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। दिस मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एसेट्स, ट्रेड एक्टिविटीज, इंक्रीज इन कैपिटल अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैपिटल यानी कि मनी, सीधी सी बात है। तो पैसे का ठीक से मैनेजमेंट करना, कितना इन्वेस्टमेंट उनके पास आया उस चीज का ध्यान रखना, और हर एक्टिविटी में कितना कितना पैसा लगाना है। ठीक है, आगे बात करेंगे इमिटेटिंग रोल। इसमें क्या होता है, इमिटेटिंग रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। In many developing countries, entrepreneurs either imitate or adapt the innovations of developed nations. Imitate करने का मतलब होता है किसी की नकल करना। Imitate करने का मतलब होता है किसी की नकल करना। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो क्या करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की, जो कंट्रीज अभी डेवलप कर रहे हैं, वो नकल कर लेते हैं उन कंट्रीज की जो डेवलप कर चुके हैं पहले ही, और उनके आइडियाज को कॉपी कर लेते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं है आइडिया कॉपी करने में। मतलब कुछ ना कुछ मिलता जुलता आइडिया वो लगा देते हैं उससे। समझ में आ गई बात। दीज इनोवेशंस आर एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स एंड कंडीशंस एंड वर्क टुवर्ड्स ओवरकमिंग द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंजेस। तो कोशिश करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप में उनको चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम कर सके और आइडिया को लगा के बिजनेस को बढ़ा सके आगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल, मतलब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो बिजनेस कैन नॉट फंक्शन विदाउट एम्प्लॉइंग पीपल। बिना लोगों के बिजनेस काम कर नहीं पाएगा। स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, और मैनेजरियल स्टाफ चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर देती है, जो कि मेजर प्रॉब्लम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन रोल। इसमें क्या होता है, मोर एंड मोर पीपल आर एम्प्लॉयड बाय एंटरप्रेन्योर्स, ओवरऑल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी इंक्रीजेस। तो क्या होता है, जो बंदा कहीं ना कहीं लो लेवल स्टेटस था, जिसका जो गरीब था, उसने मेहनत की और एंटरप्रेन्योर ने उसको हायर कर लिया अपनी कंपनी में, तो उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा थोड़ा सा, है ना, सोसाइटी में। जैसे कि एनकरेज होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, इनकम डिस्पैरिटी इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो इनकम डिस्पैरिटी हो रही है कि कुछ गरीब है उनके पास कुछ भी नहीं है, और कुछ अमीर है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो उसमें जो है रिड्यूसमेंट देखने को मिलता है। बैलेंसिंग रोल। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज एनकरेज्ड विद स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आपने कहीं ना कहीं सोशल साइंस में पढ़ा होगा। तो एनकरेजमेंट मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप को उन सब चीज़ों से भी।
दिस एनकरेजेस रीजनल डेवलपमेंट एंड रिमूव डेवलपमेंट इम्बैलेंसेस इन द इकोनॉमी, जिससे छोटे लेवल पे भी डेवलपमेंट को एनकरेजमेंट इससे मिलता है। अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, कि क्या इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योर्स की हमारी सोसाइटी में। तो फ्री मार्केट एवोल्यूशन पहला पॉइंट है इसमें, कि क्या होता है कि हम जैसे डेवलप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस हमें चाहिए। जैसे मतलब जो डिमांड जनता कर रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में उस चीज को अप्लाई कर देते हैं और डिमांड की फुलफिलमेंट करके कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फ्री मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स आर एबल टू रेस्पॉन्ड टू चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, तो कस्टमर जो प्रेफरेंसेस अपनी चेंज कर रहा है उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, प्राइसेस, शिफ्ट्स इन डिमांड एक्सेट्रा। एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज लाते हैं टेक्नोलॉजी में, ट्रेंड्स में और मार्केट में। एग्जांपल दे रखा है कि इंक्रीज हो रहा है डिजिटल सर्विसेज में, तो एंटरप्रेन्योर्स ने क्या स्टार्ट कर दिया है कि वो होम डिलीवरी करेंगे प्रोडक्ट्स की, सच एज ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट, फूड, क्लोथ्स और एसेसरीज की। समझ में आया। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स ट्रेंड टू अडॉप्ट इन एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस एंड इंक्रीज देयर ओन एफिशिएंसी, तो वो कोशिश करते हैं कि अपना बिजनेस अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकें और अपनी एफिशिएंसी में और कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करते रहें। दे इनोवेट विद करंट सिस्टम्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज विच कैन सिग्निफिकेंटली क्रिएट एडवांसमेंट इन एन इंडस्ट्री। अपनी ही इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज लाते रहते हैं, जिससे कि और बढ़ावा मिले उनको। Hence, during any major changes in the economy, entrepreneurs adapt and do not have to go out of business. तो अगर चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में तो एंटरप्रेन्योर्स सर्वाइव कर जाते हैं, उन्हें अपना बिजनेस बंद नहीं करना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है न्यू मार्केट्स। कभी कभी उनको बदलाव भी करने पड़ते हैं अपनी इंडस्ट्री में। क्या होता है, कैन ऑफन रीडिफाइन द रूल्स ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री, उनको अपनी इंडस्ट्री के रूल्स को रीडिफाइन करना पड़ता है। दे डू दिस बाय क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के नए नए मार्केट क्रिएट करते हैं, यानी कि नई नई जगह पे जाते हैं और नए नए आइडियाज उसी में इनोवेट कर लेते हैं। स्लाइडली इनोवेट इन स्मॉल वेज टू सूट द नीड्स ऑफ अ न्यू टारगेटेड मार्केट। नेक्स्ट है न्यू वैल्यूज। कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट को प्रायोरिटी ना देके एथिक्स को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि वो एथिकल प्रोडक्ट बना के देते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देंगे, एथिक्स पे ध्यान देंगे, यानी कि जो लोगों के लिए ठीक हो उस चीज पे ध्यान देते हैं वो, और अब उसके बारे में ट्रांसपेरेंट होते हैं वो कि भाई प्रोडक्ट अच्छा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जयपुर रक्स एक कंपनी है, जयपुर रक्स नाम की, ठीक है, उसमें मल्टीपल आर्टिसंस यानी कारीगर हैं जो ये काम करते हैं, रक्स बनाते हैं। रक्स क्या मतलब होता है, मैट टाइप आसन होता है ना, वो घर में बिछाते हैं ना, ऐसा मैट टाइप जो होता है, ठीक। तो वो रक्स बनाती है, दैट आर सोल्ड अराउंड द वर्ल्ड, जो कि दुनिया भर में बेचे जाते हैं। जयपुर रक्स इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर आर्टिशन कम्युनिटी एंड दे एंश्योर दैट आर्टिशंस गिवन अ फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो वो बताते हैं कि हम जो है आर्टिसंस यानी कि जो कारीगर हैं जो इस चीज को बना रहे हैं, हाथ से बनाते हैं वो, ठीक है, तो उनको वो प्रॉफिट का अच्छा शेयर दे रहे हैं। कुछ मिथ्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ मिथ्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, उनको समझते हैं। पहला है, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न अ सर्टेन वे, यानी कि जो लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं वो जन्म से ही एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके दिमाग में कुछ अलग ही चीज आती है जन्म से ही, जिससे वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं बाद में। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज एन एजम्पशन दैट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी क्वालिटीज। अब आता है मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो सोसाइटी ने सोच रखी हैं लेकिन वो सत्य नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित। पहला आता है, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न अ सर्टेन वे, मतलब वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो क्वालिटीज हैं वो जन्म से ही आती हैं, और जिन लोगों के पास पहले से ही नेचुरल टैलेंट होता है इस चीज के बारे में वही एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। ये कंप्लीटली एक मिथ है। रिसर्च ने बताया है कि ऑलमोस्ट एनीवन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर विद राइट स्किल्स, ड्राइव एंड पैशन। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है जिसके अंदर ड्राइव और पैशन हो, अच्छे स्किल्स हो। देयर इज नो सेट डिफाइंड वे ऑफ पॉइंट टुवर्ड्स पर्सनैलिटी टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो पर्सनैलिटी वगैरह डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी वो पॉइंट नहीं देखा गया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लर्नड स्किल, नॉट अ नेचुरल बॉर्न एबिलिटी। ये स्किल जो है सीखा जाता है, नेचुरल बॉर्न एबिलिटी नहीं है ये। अगला है, ग्रेट आइडियाज आर व्हाट मेक एंटरप्रेन्योर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर के लिए एक तगड़ा भयंकर आइडिया ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन एक्चुअलिटी देयर इज नो रियल और कमर्शियल वैल्यू ऑफ जस्ट एन आइडिया। पीपल हु आर एबल टू एग्जीक्यूट द आइडिया एंड टर्न इनटू अ बिजनेस आर रेफर्ड टू एज एंटरप्रेन्योरियल, यानी कि आइडिया आपका जरूरी नहीं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, अच्छा हो कम से कम, उस आइडिया को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से एग्जीक्यूट करो और सफलता ले जाओ आप,
तब आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट नेसेसरली री इन्वेंट द व्हील, मेनी टाइम्स दे टेक एग्जिस्टिंग आइडियाज टू मेक द बिजनेस आउट ऑफ इट। ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि एंटरप्रेन्योर हर बार नया आइडिया लगाता है, कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स जो है एग्जिस्टिंग आइडियाज को ही लगा देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऐसा खेल कर जाते हैं ताकि वो सफलता पा जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर्स हैव टू टेक लॉट ऑफ रिस्क। एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा रिस्क लेना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता है, सम रिस्क तो उनको थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है। दे डू नॉट नेसेसरली पुट देमसेल्व्स इन हाई रिस्क सिचुएशन। तो वो हमेशा हाई रिस्क सिचुएशंस में अपने आप को नहीं डालते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और रिस्क और रिवार्ड को कैलकुलेट करते हैं कि मतलब रिस्क वर्सेस रिवार्ड, यानी कि कितना रिस्क है और रिस्क लेने में अगर हमें फायदा हो गया तो कितना मोटा पैसा हम कमाएंगे उससे, वो चीज वो कैलकुलेट करके चलते हैं। बिजनेस आइदर स्काई रॉकेट और फुल, यानी कि या तो बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा या फिर बिल्कुल फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्यू स्टार्टअप्स स्काई रॉकेट एंड रिसीव ऑल द मीडिया अटेंशन। ये सब चीजें देखी गई हैं कि कुछ स्टार्टअप्स ने बहुत ही ज्यादा स्काई रॉकेट किया है और पूरे मीडिया की अटेंशन ले रही है, लेकिन इट इज ईजी टू अडॉप्ट एन एल और नथिंग outlook on entrepreneurship. While many ventures make it big and many fail, a lot of business are run with patience and strategy with a focus on self sustenance and gradual growth. यानी कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ हो रही है, वो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हैं लेकिन कमा रहे हैं। जो चल रहे हैं वो धीरे धीरे पेशेंस के साथ चल रहे हैं और उनकी ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है, वो आगे जाके अच्छा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी बिजनेस। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट से भी आप कर सकते हो, हमने पढ़ा भी था स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो डिपेंड करता है बिजनेस पे। की एंटरप्रेन्योरशिप इज टू स्टार्ट विद रिसोर्सेज अवेलेबल एंड ग्रो स्लोली एंड स्टडी। मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप स्टार्ट करो कैसे भी, कम पैसे से करो लेकिन करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। नॉट नेसेसरी दैट वन शुड फियर और डिटर फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पैसे ना होने की वजह से बंदे को एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं घबराना चाहिए। वन मस्ट नो एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे सब कुछ आना चाहिए, ये भी कुछ नहीं, कुछ चीजें हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स कंटिन्यूसली थ्राइव टू बी इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ लर्निंग। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है कॉन्स्टेंटली लर्निंग के फेज में होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। न्यू एंड इवन समवट, ये क्या है, कैन बी एन असेट इन टुडेज रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड बिकॉज सक्सीडिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्ड एनर्जी, इनोवेशन एंड एबिलिटी टू पुशिंग योरसेल्फ आउटसाइड कंफर्ट जोन। कुल मिला के ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंटरप्रेन्योरशिप में सफल होना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, इनोवेशन करने पड़ेंगे, पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, और व्हाट एक्चुअली काउंट्स इज नॉट व्हाट यू नो बट हाउ फास्ट यू कैन लर्न। तो मेन चीज ये नहीं कि आपको क्या आता है, मेन चीज ये है कि आप कितनी जल्दी सीख लेते हो उन स्किल्स को। ठीक है, अब समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर के रूप में अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करते हैं तो क्या होता है। तो इससे हमारा जो है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स और कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट इंप्रूव होता है, डेवलप होती हैं सब क्वालिटीज हमारे अंदर। इससे हम जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमारी डेवलप होती है, इससे हमारे अंदर यूनिक स्किल्स आती है, कॉन्फिडेंस आता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं हम, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन प्रोवाइड करती है स्किल्स नॉलेज टू कम अप विद बिजनेस आइडिया एंड डेवलप वेंचर्स। और यहाँ पे हम लर्न करते हैं टू प्रैक्टिस कोर बिजनेस एरिया सच एज मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और स्किल्स डेवलप करते हैं जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडेप्टेबिलिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, यानी कि हमारे अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हो जाता है, उससे हम और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट केवल हमें एंटरप्रेन्योरशिप में ही हेल्प नहीं करता है और दूसरे फील्ड्स में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपने कम्युनिकेशन वाले स्किल्स सीख लिए तो उससे आप और भी फील्ड्स में जाके हेल्प ले सकते हो। टॉप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑफ टुडे जो है हमारा एंटरप्रेन्योरल स्किल है, आर बेसिकली एंटरप्रेन्योरल स्किल। In fact, having an entrepreneurial mindset and wide range of business relevant skills acquired through studying entrepreneurship would make one ideal candidate in the most field। यानी कि entrepreneurial skills होने वाले बंदे के पास जो skills होंगे ना वो उसे आइडियल कैंडिडेट बना देंगे बहुत सारे फील्ड्स में। उसके बाद डेवलप द एबिलिटी टू हैंडल फेलियर एंड एम्बिग्यूटी। तो इससे हमारी क्षमता बढ़ती है कि हम फेलियर को एक्सेप्ट कर सकें, आगे बढ़ सकें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इंडियन कल्चर में बचपन से ही फेलियर का डर होता है बंदे को। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल पार्ट ऑफ लर्निंग में एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस
में हम फेलियर से सीखते हैं। गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस हेल्प्स टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलती से सीखते हैं, फेलियर को पॉजिटिवली लेते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। लाइफ अनसर्टेन है, कुछ भी नहीं पता जिंदगी का क्या होना है, कब क्या होना है, तो फुल ऑफ एम्बिग्यूटी रहता है हमारा बिजनेस। एक्चुअली फाइंडिंग द सॉल्यूशंस टू डील विद एम्बिग्यूटी, वन डेवलप्स सर्टेन ट्रेड्स सच एज रिस्क मैनेजमेंट, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि एंटरप्रेन्योर के अंदर अपने आप डेवलप हो जाती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करने से, ठीक है। तो इससे हम क्रिटिकली सोच सकते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, और जो कि एसेंशियल है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। लर्निंग पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। और फोकस ऑफ लर्निंग इज नॉट ऑन दीज एस्पेक्ट्स ड्यूरिंग अवर स्कूल ईयर्स। लर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप exposes one to numerous opportunities that force one to think critically, analyze all alternatives and consider possible solutions। तो हम जो है वहाँ पे गलतियों से सीखते हैं और सीखते ही रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के पूरे जो जर्नी रहती है उसमें कुछ ना कुछ हमें हमेशा सीखने को मिलता है, और जो चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं वो भी चीज़ें हम प्रैक्टिकली वहाँ पे सीखते हैं। अर्ली एक्सपोजर हमें मिल जाता है रियल वर्ल्ड से, कि वर्किंग प्रोफेशनली इन द रियल वर्ल्ड रिक्वायर्स वन टू कोलैबोरेट, थिंक क्रिएटिवली एंड डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी। इन मोस्ट केसेस रियल लाइफ एक्सपोजर ड्यूरिंग एजुकेशनल ईयर्स remains limited. Entrepreneurship practice at an early stage in one's career encourages activities such as going out and interacting with customers, creating tangible concepts and ideas, preparing detailed documents, working with investors, etc., which gives great exposure and knowledge about the trends। क्या क्या लिखा हुआ है देखो, ये बोल रहा है कि कोई बंदा जल्दी से ही इस फील्ड में जब कूद जाता है, यानी कि कम एज में ही, अर्ली स्टेज में जब हम एंटरप्रेन्योरशिप में घुस जाते हैं, तो हमें जल्दी से अर्ली ही हमें रियल वर्ल्ड का नज़ारा देखने को मिलता है कि दुनिया में चल क्या रहा है, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, और हमें मौका मिलता है इन्वेस्टर्स के साथ काम करने का, है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलती है चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ें दी हुई है। अगला पॉइंट है हमारा इंस्पायर्स टू थिंक अबाउट वंस करियर डिफरेंटली। अब हम अपने करियर के बारे में डिफरेंटली सोच पाते हैं इससे। मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट इवन कंसिडर दैट दे कैन ऑप्ट ट्राई टू वर्क ऑन बिजनेस आइडियाज, टेक अप एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट्स, टेक द इनिशिएटिव टू इम्पैक्ट सोसाइटी एक्सेट्रा। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्या मोटिव होता है कि मुझे जॉब करनी है, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो कि इन सब चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, बिजनेस आइडिया सोचना है, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने एंटरप्रेन्योरियल। तो दे टेंड टू डेवलप अ सर्टेन ट्रेल ऑफ थॉट अबाउट देयर करियर फ्रॉम ग्रेजुएटिंग हाई स्कूल टू कॉलेज टू लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। वो जॉब के चक्कर में रहते हैं। इवन एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोजर इज गिवन एट द फर्स्ट पॉइंट व्हेन इट स्टार्ट्स थिंकिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ करियर। इट कैन हेल्प देम थिंक ओवर डिफरेंट करियर ऑप्शंस एंड एक्सप्लोरिंग व्हाट दे कैन एक्चुअली पैशनेट अबाउट। तो वो जिस चीज़ के बारे में पैशनेट है, जो उनका पैशन है, वो को फॉलो कर सकते हैं यूजिंग एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ठीक है। लीड्स टू क्रिएट difference in society. Entrepreneurs not only economically impact society but they also working identify the real needs and problems of people and solving them। तो वो क्या करते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को। लर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेजेस वन टू फाइंड प्रॉब्लम्स that need to be solved, invent a solution for them and ultimately make a world a better place। वो कोशिश करते हैं भैया दुनिया को अच्छे से अच्छा बनाओ। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हमें कूदना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है मार्केट में। तो जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई एंटरप्रेन्योर जो है स्टार्ट कर रहा होता है, तो वो एंटर करता है बिजनेस में। एग्जांपल संजना है जिसने स्मॉल ग्रोसरी स्टोर खोली अपनी लोकेलिटी में, ठीक है। तो उसने मार्केट को एंटर किया, उसके बाद उसे सर्वाइव करना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो कंपिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना पड़ता है। तो यहाँ पे देयर आर मैनी अदर ग्रोसरी स्टोर्स इन द एरिया। तो संजना ने जो स्टोर खोला है ग्रोसरी स्टोर लोकेलिटी में, वहाँ पे और भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, लेकिन संजना सर्वाइव कर जाती है कंपटीशन में और वो 2 फ्लोर और खोल लेती है अपनी स्टोर को, 2 फ्लोर में और एक्सपैंड कर देती है। फिर जब वो बिजनेस सर्वाइव कर गया है, स्टेबल हो गया है, तो अब बारी आती है बिजनेस को एक्सपेंड करने की, ठीक है। संजना क्या करती है, 5 साल बाद वो एक चेन बना लेती है अपनी ग्रोसरी स्टोर्स की सिटी में, यानी कि और भी बहुत सारी स्टोर्स वो खोल लेती है। अगले 2 साल में वो प्लान कर रही है कि 2 और शहरों में वो अपनी स्टोर खोल ले। तो ये एक माइंड मैप दिया हुआ है, 2 माइंड मैप दिए हुए हैं हमारी बुक में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। एक ये है माइंड मैप, इसको देख लो। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, इन क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी। ये मैंने खुद से लिखे हैं आपके लिए,
और ये आपकी कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेंगे एग्जाम में, ठीक है। यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उठ के आएगा एग्जाम में। तो ये 22 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में है। डिस्क्रिप्शन का लिंक कभी कभी काम नहीं करता है, तो कमेंट वाले लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतनी देर तक ये वाला चैप्टर पढ़ा। और ये मेरी इंस्टा की आईडी लिखी हुई है, ये मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है, आप चाहें तो कोई भी परेशानी हो आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।